नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 5.2 के अवसर पर वनटांगिया समुदाय की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा, 2017 में हमारी सरकार बनने के बाद हमने वनटांगिया समुदाय के 54 गांवों के बारे में सोचा, उन्हें मान्यता दी और मतदान के अधिकार सहित सभी सुविधाएं प्रदान कराई। सीएम योगी ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधा और कहा कि इससे पहले इन लोगों का पुलिस द्वारा शोषण किया जाता था, लेकिन अब इन्हें भी सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिला है। इन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में इस यात्रा की अहम भूमिका को भी रेखांकित किया। इस देश में आजादी का आंदोलन चला, ब्रिटिश इस देश को छोड़ने के लिए मजबूर हुए। 1947 में उन्होंने देश को आजादी मिली, लेकिन आपको आश्चर्य हो रहा होगा, वनटांगिया के लगभग 54-55 जो ये गांव हैं, जिनमें हजारों लोग निवास करते हैं, इन लोगों को 1947 से लेकर के 2017 तक, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में नहीं बन गई, तब तक कोई भी अधिकार नहीं प्राप्त हुए थे। न वोटिंग राइट थी, न राशन कार्ड था, न वहां की कनेक्टिविटी थी, न वहां पर कोई सुविधा वहां प्राप्त हो रही थी। 2017 में जब हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने उनके बारे में सोचना प्रारंभ किया। अन्यथा उससे पहले वन विभाग के लोग उनका शोषण करते थे, पुलिस के लोग भी उनका शोषण करते थे, और उनके बीच में धीरे धीरे करके कुछ मशीनरी से जुड़े हुए लोग और कुछ वामपंथी लोग भी उनके बीच में घुस करके उनका ब्रेन वॉश करना प्रारंभ कर दिए थे। और उस दौरान जब सरकार आई, सरकार आने के बाद हम लोगों ने कहा कि नहीं, इनको सबसे पहले राजस्व गांव के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता है, और उन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता दी गई। ये सभी 54 गांव आज सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 33 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। सूची में कई जिलों के डीएम और विभागीय सचिव भी शामिल है। इन तबादलों को राज्य प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा। इससे अहम जो बदलाव हो, उसके तहत ही आईएएस अधिकारी विशाल सिंह को राज्य का नया सूचना निदेशक बनाया गया। वे इस पद पर अब तक कार्यरत योगेश कुमार की जगह लेंगे। विशाल सिंह प्रशासनिक अनुभव और मीडिया मैनेजमेंट में माहिर माने जाते हैं, जिससे कि सूचना विभाग की कार्यक्षमता बढ़ने की उम्मीद भी की जा रही। तो जहां 33 आईएएस अफसरों के जो प्रशासनिक फेरबदल है वो किए गए, सरकार ने एक बड़ा फेरबदल किया है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से जिले में जो अपराध है उस पर कंट्रोल किया जा सके, अपराधियों को बख्शा ना जा सके, उसको लेकर के काम करते हुए नजर आ रहे। उसी के तहत एक बड़ी कार्रवाई कही जा रही है इसे, जिससे कि इस फेरबदल के बाद कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो दुरुस्त होगा और साथ ही साथ अपराध पर अंकुश लगेगा। इसी को लेकर के ये 33 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पद के जो तबादले हैं, योगी आदित्यनाथ का यह भी कहना है कि एक पद पर ज्यादा दिनों तक किसी अधिकारी का रहना कहीं ना कहीं उनको एक अच्छे कंफर्ट जोन में रख देता है। तो उसको लेकर के तबादला सरकार को लेकर बेहद जरूरी है, और साथ ही साथ जिले और शहर में शांति बनी रहे, उसको लेकर के तबादला एक्सप्रेस जरूरी है। तो चलिए इस बीच बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर यूपी में बिजली महंगी होगी। बिजली उपभोक्ता पर 1.24 सरचार्ज लगेगा। यूपीपीसीएल ने बिजली बिल में बढ़ोतरी की है। 5 साल में पहली बार बिजली के दाम बढ़े हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर यूपी में आने वाले दिनों में बिजली में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। 5 साल में पहली बार बिजली के दाम बढ़े हैं। यूपी में महंगी होगी बिजली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बिजली को महंगा किया जा रहा है। उपभोक्ताओं पर 1.24 सरचार्ज लगाया जा रहा है। यूपीपीसीएल ने बिजली बढ़ोतरी को लेकर के बयान दिया। वही 5 साल में ऐसा पहली बार है जब बिजली महंगी होगी, जिससे लोगों की जेब पर जरूर असर पड़ेगा। हालांकि सरकार इस पर क्या कुछ करती है लोगों को राहत के लिए, यह देखना होगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि यूपी में आने वाले दिनों में बिजली में बढ़ोतरी देखी जा सकती है।
वो उन्नाव शहर के पुरानी ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करने के लिए प्रशासन ने ठोस पहल किया है। शहर के प्रमुख ओवरब्रिज के पास लेवल पार्किंग के निर्माण कार्य की आज शुरुआत की गई। इस अवसर पर सदर विधायक पंकज गुप्ता, जिलाधिकारी गौरांग राठी और पुलिस अधीक्षक दीपक भूकड़ ने भूमि पूजन पर का जो कार्य है वो विधिवत शुभारंभ किया है। वो ये जो पार्किंग सुविधा है न केवल यातायात व्यवस्था को सुधारने में सहायक होगी बल्कि शहरवासियों और व्यापारियों को भी राहत देगी। लगातार बढ़ते हुए यातायात और वाहनों की संख्या को देखते हुए परियोजना प्रशासन की दूरदर्शिता का प्रतीक मानी जा रही है। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने यह भी कहा कि यह परियोजना ट्रैफिक सुधार के साथ साथ शहर की व्यवस्था को व्यवस्थित करने की दिशा में अहम कदम है और इसे तय समय सीमा में पूरा किया जाएगा। उद्घाटन के मौके पर कई प्रशासनिक अधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। माननीय विधायक सदर श्री पंकज गुप्ता जी, माननीय जिला पंचायत जिला कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष जी और बाकी गणमान्य अतिथियों के साथ और बाकी यूएसडीए की पूरी टीम और कप्तान साहब के साथ हम लोगों ने सामूहिक रूप से यहाँ पे आज भूमि पूजन किया, जिसमें करीब 1400 स्क्वायर मीटर भूमि पर हम लोग भूमिगत जो लेवल पार्किंग है उसका निर्माण किया जाएगा। इसके साथ साथ जो पूरा एरिया है इसको डीकंजेस्ट करके और जो दुकानें हैं इनको भी रिलोकेट करके हम लोग एक बेहतर व्यवस्था पार्किंग के दृष्टिगत भी और लोगों के आने जाने के लिए और एक स्पॉट क्रिएट करने के इस प्रकार का कि जहाँ पे शाम को व्यक्ति खाने पीने की और इत्यादि इस चीज़ के लिए आ सके, तो इस दृष्टिगत ये पूरी जगह डेवलप की जा रही है। ये सब जो निर्णय हैं हम लोग जो मिनिमम निर्धारित मूल्य होगा उसके हिसाब से करेंगे, जिससे कि मेंटेनेंस यहाँ पे प्रॉपर्ली होता रहे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में एक और ऐतिहासिक क्षण जुड़ गया है। मंदिर के दक्षिण पश्चिम कोने पर स्थित सूर्य मंदिर के शिखर पर कलश प्रतिष्ठा का कार्य जो है वो विधिवत संपन्न हुआ। वैदिक मंत्रोच्चारण और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच कलश के शिखर पर स्थापित किया गया यह सूर्य मंदिर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के परकोटी के भीतर प्रमुख स्थान पर स्थित है और इसके स्थापत्य शैली और आध्यात्मिक महत्व श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनती जा रही। कलश प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जहां राम जन्मभूमि के जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी, आचार्यगण, शिल्पकार और बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान ही पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार पूजन अर्चन और पूरे परिसर में भक्तिमय माहौल व्याप्त था। तो जहां राम जन्मभूमि सूर्य मंदिर पर कलश स्थापना किया गया, जिससे कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण क्षण है ये, क्योंकि इस ऐतिहासिक पल की जो श्रद्धालु है वहां पर उपस्थित थे और साथ ही साथ राम जन्मभूमि के जो तीर्थ ट्रस्ट हैं वो वहां पर उपस्थित थे। उनके लिए एक ऐतिहासिक पल ये था जब एक और कहा जा सकता है राम जन्मभूमि में एक और हीरे के तौर पर एक जो नायाब चीज वहां पर स्थापित हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं जो अयोध्यावासी हैं उनमें एक और राम जन्मभूमि के जो नाम है, क्योंकि राम जन्मभूमि की स्थापना ही बहुत दिनों बाद हुई है जहां पर रामलला विराजमान हुए और उसके बाद से अभी तक अगर देखा जाए तो श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी ही देखी जा रही है। हर कोई बस एक झलक राम जी के लेने के लिए वहां पर पहुंचता है। एक और जब ये नायाब चीज वहां पर लगी है, राम मंदिर सूर्य मंदिर की जो कलश से स्थापना हुई है, उसको देखने के लिए भी आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने वाली है। वही रायबरेली में फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के अधिवक्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। दीवानी न्यायालय के बाहर एकत्र हुए जो दर्जन वकील थे उन्होंने उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका गया और अपनी नाराजगी जाहिर की गई। अधिवक्ताओं का यह कहना है कि कश्यप की टिप्पणी ब्राह्मण समाज का अपमान है और इससे सामाजिक वैमनस्य फैल सकता है। उन्होंने सरकार से अनुराग कश्यप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वही प्रदर्शन के दौरान कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांतिपूर्वक ढंग से नियंत्रित किया। अधिवक्ताओं ने चेतावनी यह भी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और ज्यादा तेज कर दिया जाएगा। हरदोई नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें कंटेनर और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई। यह दुर्घटना संडीला कस्बे के पास हुई है, जहां हॉस्पिटल के निकट ये घटना घटी है, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब एक ट्रक गलत दिशा से हाईवे पर चला गया और सामने से आ रहे कंटेनर से सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंटेनर का आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसका चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वही घटना के बाद ट्रक का जो ड्राइवर और क्लीनर मौके से फरार हो गए।
मोहल्ले के स्थानीय लोगों ने तुरंत ही राहत कार्य शुरू किया और घायल कंटेनर चालक को बाहर निकलकर एम्बुलेंस के जरिए संडीला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। हादोरे हाईवे पर कंटेनर ट्रक में टक्कर हुई है और इस टक्कर में इतनी जबरदस्त टक्कर थी कि जो सड़क दुर्घटना में जो घायल लोग थे उनको सीएचसी के लिए भर्ती कराया गया। हालांकि स्थानीयों ने घायल को बचा लिया है और उसके बाद फिर जाकर के उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। लेकिन ये टक्कर किस वजह से हुई है, गलती किसके थी, इसको लेकर के पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। क्या ये ओवर स्पीड की वजह से ये गलती हुई है या फिर ये दुर्घटना किसी ट्रक वाले की लापरवाही में थी या फिर टैंकर वाले की, इन सभी चीजों को लेकर के पुलिस छानबीन कर रही है। लेकिन फिलहाल जो घायल हैं उनका इलाज लगातार जारी है। वही पश्चिम बंगाल में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में आज तहसील में अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल और भारतीय किसान यूनियन द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को भी सौंपा गया। ज्ञापन में बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने, सेना भेजने और जिहादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने ममता बनर्जी मुर्दाबाद और ममता बनर्जी होश में आओ जैसे नारे भी लगाए। कार्यक्रम में करनी सेना के दहन और दद्दन सिंह, बजरंग दल के जो शुभम सैनी है, किसान नेता अर्जुन विश्वकर्मा, अंकित वर्मा और लव सिंह समेत जो सैकड़ों कार्यकर्ता थे वो वहां पर शामिल रहे। प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहा, लेकिन संदेश स्पष्ट था, बंगाल की स्थिति पर कठोर कदम उठाने की मांग जोर पकड़ रही है। वही रायबरेली में ट्रैफिक पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से नियम लागू करने का, वही साथ ही जो लिखे वाहन है उस पर सख्त कार्रवाई करने की बात की है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देशन में ट्रैफिक इंस्पेक्टर इंद्रपाल सिंह से अभियान चलाकर ऐसे कई वाहनों को जो चालान है वो काटे गए हैं। कार्रवाई के दौरान पाया गया कि कई गाड़ियों पर बिना जो अधिकृत अनुमति है उसके सरकारी पदनाम और प्रतीक चिन्ह का उपयोग किया जा रहा, जो पूरी तरह से नियमों के विरुद्ध है। ट्रैफिक पुलिस ने संबंधित वाहन मालिकों को चेतावनी भी जारी की। पुलिस प्रशासन का यह कहना है कि इस प्रकार का जो कार्रवाई है वो आगे की नियमित रूप से जारी रहेगी, ताकि सड़कों पर अनुशासन बना रहे और लोग नियमों का पालन कर सके। इस अभियान को शहरवासियों ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिया है। तो अक्सर ये देखा जाता है कि गाड़ियों पर उत्तर प्रदेश सरकार और कई ऐसे डेजिग्नेशन लिखे होते हैं जिसके अंदर जो उस पोस्ट से बिलोंग करता है वो इंसान नहीं होता है, बल्कि मनमाने ढंग से गाड़ियों पर ऐसे कुछ लिखाया जाता है, जिसको लेकर के पुलिस एक कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। उनका साफ कहना है कि इससे कहीं ना कहीं लोगों की मनमानी को बढ़ावा मिलता है और ऐसे जो पद सूचक शब्द है वो अगर गाड़ी पर लिखे जाते तो उससे ट्रैफिक व्यवस्था में भी बाधा पड़ती है, जिसको लेकर के कार्रवाई करते हुए पुलिस नजर आई। अब बिना अनुमति के कोई भी सरकारी स्टिकर नहीं लगा सकता और अगर लगाते हुए पाया गया तो ज्यादा से ज्यादा और ठोस कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक वार्ड बॉय द्वारा मानवता को शर्मसार करने वाला कृत्य सामने आया है, जहां सड़क हादसे में जान गंवाने वाली महिला के शव से वार्ड बॉय ने सोने के कुंडल चुरा लिए, जिसकी पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वार्ड बॉय मौके पर मौजूद लोगों की नजरों से बचते हुए महिला के शव के पास पहुंचता है और बेहद चालाकी से उसके कान से कुंडल निकाल लेता। किसी ने यह घटना मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जो अब लोगों में भारी आक्रोश फैला रहा। वही घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। अस्पताल प्रशासन से भी इस संबंध में जवाब मांगा है। वही जिम्मेदार अधिकारियों का यह कहना है कि आरोपी की पहचान की जा रही है, उसके खिलाफ जल्द ही और सख्त विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने न सिर्फ अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, बल्कि इंसानियत को भी झकझोर कर रख दिया। वही लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर में 2 पुरुष शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना के 24 घंटे के भीतर ही लखनऊ पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया और बड़ी कामयाबी हासिल की। क्राइम टीम पूर्वी जोन और थाना गोमती नगर की संयुक्त पुलिस टीम ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त जो है उनके पास से घटना से जुड़े हुए साक्ष्य और सामग्री भी बरामद हुए हैं। अभी बताना मुश्किल है, अभी मोटा मोटा ये मान के चला जा रहा है 6 से 7 व्यक्ति इसमें हैं,
फिर भी सारे पॉइंट्स हमने खोल रखे हैं, अगर कोई और भी निकलेगा तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। अभी इसको CCTVNS के द्वारा चेक कराया जा रहा है। अभी ऐसा कोई लोकल थाने पे और यहाँ पे लखनऊ में ऐसा कोई अभी नहीं मिला है। हम दोबारा चेक करा रहे हैं, अगर मिलेगा तो उस हिसाब से उसको भी हम अपडेट करेंगे। कितने समय की घटना है ये और कितनी देर तक हुई घटना ये कुछ इसका? ये रात्रि में लगभग 12 साढ़े 12 के करीब इनके घर में घुसे थे और कब से कब तक हुआ इसका एग्जैक्ट अभी देखा जा रहा है, क्योंकि इन्होंने किसी प्रकार की सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। स्वयं इनके द्वारा द्वेष की भावना को लेकर इस तरह के इंसिडेंट को कारित किया गया है और अगर ये सूचना देते तो पुलिस मौके पर पहुंच के वहां पे कार्रवाई करती। अब बाकी चीजें प्रचलित है। शरीर को काले पेन से पोत देना और उसके बाद 420 लिख देना, इसके पीछे क्या? ये मैंने आपको जैसा अभी बताया था कि इन द्वेष की भावना इनमें अंदर बहुत भरी हुई थी कि हमारे घर में चोरी करने आ गए और ये चाहते थे कि मार पीटने के बाद इनको एक ऐसा मैसेज दें कि इनका चेहरा काला कर दिया गया है और ये समाज में घूमे तो काला चेहरा लेके घूमेंगे, जिससे लोग इनको जज करेंगे कि इन्होंने कोई गलत कार्य किया है। इस भावना से चेहरे पे पेंट लगाया गया था। इससे पहले भी कोई ऐसी घटना हुई होगी जिसमें इन लोगों का कुछ द्वेष सामने आ रहा? अभी ऐसा कुछ संज्ञान में नहीं आया, लेकिन जैसा मैंने बताया ये सब सारे फैक्ट्स ओपन रखे जा रहे हैं। इस पे हम जांच करेंगे और जो होगा कार्रवाई। मोहित के साथ दो अन्य साथी होते हो, वो क्या आसपास रहते थे मोहित के साथ? हाँ, ये सब वहीं आसपास रहते हैं। सर, मृतकों की बात की जाए, उनकी जो पहचान हुई है, ये लोग करते क्या थे या फिर जो आरोपी हैं इनका क्या रहा बैकग्राउंड? जो मृतक हैं ये दोनों शटरिंग का काम करते हैं, ये भी लेबर टाइप हैं, और जो आरोपी हैं वो भी दिहाड़ी का काम करते हैं, वो भी इसी इकोनॉमिक परिवेश के आते हैं। थाना विसरक क्षेत्र की आम्रपाली लेजर वैली सोसाइटी में एंट्री को लेकर दो पक्षों में जबरदस्त झड़प हो गई। मामला उस वक्त बिगड़ा जब एक गाड़ी को बिना स्टिकर होने के कारण सिक्योरिटी गार्ड ने रोका। गाड़ी रोके जाने पर वहां मौजूद युवक ने पहले गार्ड से बहस किया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। इस बीच दूसरा पक्ष भी मौके पर आ गया और फिर दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और लात घूंसे भी चले। हालांकि झगड़े का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा, जिसमें एक दूसरे पर लोग हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वीडियो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि एंट्री गेट पर ही ये लड़ाई होते हुए नजर आ रही है, जिसमें लाठी डंडों से लेकर के चप्पल जूते सब चलते हुए नजर आ रहे हैं। वही आगरा में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन और उसके बाद मारपीट की एक घटना ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दिया। मामला उस वक्त गरमाया जब भाजपा युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष लिखी हुई गाड़ी ने रेड सिग्नल तोड़ते हुए एक अन्य कार को टक्कर मार दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के बाद जब पीड़ित व्यक्ति ने विरोध जताया तो कथित तौर पर नेता के जो समर्थक हैं उनके साथ मारपीट करने लगे। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने तत्काल ही मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया और जांच शुरू कर दी। प्रशासन का यह कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों का यह भी कहना है कि कानून सभी के लिए समान है, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। वही थाना फतेहाबाद क्षेत्र के एक गांव से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक को अपनी विवाहिता प्रेमिका से चोरी छिपे मिलना जो भारी पड़ गया। वही ग्रामीणों और परिजनों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और जमकर पीटा। घटना उस वक्त हुई जब युवक चोरी से अपनी प्रेमिका के ससुराल पहुंचा। जैसे ही घर वालों को उसके वहां मौजूद होने की भनक लगी, उससे हड़कंप मच गया। खुद को बचाने के लिए युवक संदूक के अंदर जा छिपा, लेकिन परिजनों और ग्रामीणों ने उसी को पकड़ लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक को अर्धनग्न अवस्था में संदूक से बाहर निकाला गया और फिर लाठियों से बेरहमी के साथ उसे पीटा गया। इस पूरी घटना का वीडियो मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। वही मैनपुरी जनपद के करहल क्षेत्र के ग्राम नगला टांक में एक भावनात्मक और संवेदनशील मामला सामने आया, जहां शहीद रामधार सिंह यादव के नाम से स्वीकृत गेट पर अचानक रात्रि में किसी अन्य शहीद की पटिया लग जाती है। इस घटना से सैनिकों और ग्रामीणों में गहरा रोष है। सैनिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी ने इस लापरवाही के विरोध में मैनपुरी जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि यह न केवल प्रशासन की गलती है, बल्कि शहीदों के सम्मान का भी अपमान है। सैनिकों की मांग है कि दूसरे शहीद के नाम से एक अलग स्थान पर सम्मानपूर्वक पटिया लगाई जाए। सैनिक प्रेम विलास सिंह ने कहा कि शहीदों का सम्मान राजनीति या फिर लापरवाही की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए और ग्रामवासी भी न्याय की मांग को लेकर एकजुट हुए हैं। मामला अब सिर्फ नाम का नहीं, बल्कि शहीदों के गौरव और भावनाओं से जुड़ गया है।
इस सरकार में शहीदों का अपमान कोई नई बात नहीं है। लड़ाने का काम जो हो रहा है मैं समझ रहा हूँ, और हम लोग यही डीएम साहब से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि जो जिस तरह से ये कार्रवाई चल रही है इसमें रोक लगाई जाए, जो सही निर्णय है वो लिया जाए। रामादास सिंह के नाम से जो गेट स्वीकृत हुआ था और पटिया उन्हीं की लगनी चाहिए, और जो हमारे दूसरे साथी शहीद हुए थे श्री चरण सिंह यादव जी, मैं समझ रहा हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि उनकी पटिया ना लगे, उनकी भी पटिया लगे, लेकिन उनके नाम से प्रॉपर गेट स्वीकृत हो और दूसरी जगह उनके नाम का भी गेट बनाया जाए। और यही दरखास्त लेके पूरा सैनिक प्रकोष्ठ जिला मैनपुरी के लोग इकट्ठे हुए और यही डीएम साहब से चाहते हैं कि वो जिसके नाम से स्वीकृत गेट हुआ है उनकी पटिया लगे। और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि हमारे चरण सिंह जी की पटिया ना लगे, लेकिन उनका प्रॉपर एक गेट बनाया जाए। 4 रोड है उस गाँव में जाने के लिए, तो चारों गेटों पर नहीं तो 2 गेटों पर ये व्यवस्था हो और उनकी भी पटिया लगाई जाए। लेकिन जो अभी फिलहाल जो कार्रवाई चल रही है लड़ाने की, उस कार्रवाई से हम लोगों को मुक्ति। मेरठ के नीले ड्रम कांड को लोग अभी तक भूले नहीं थे कि अब देवरिया में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां पर पत्नी ने अपने प्रेमी, जो रिश्ते में उसका भांजा भी है, उसके साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी और शव को उसी के सूटकेस में पैक कर सुनसान खेत में फेंक दिया, जिससे वह पति दुबई से भारत लौटा था। और घटना का खुलासा जो है वो तब हुआ जब खेत में एक संदिग्ध सूटकेस पड़ा मिला, जिसे खोलने पर पुलिस के होश उड़ गए। अंदर एक व्यक्ति का छत विक्षत शव बरामद किया गया, जिसकी पहचान नौशाद के रूप में हुई है। वही जांच के दौरान पुलिस को नौशाद की पत्नी रजिया सुल्तान और उसके भांजे का शक हुआ। पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। तो जहां सूटकेस में शव मिला, जिसके बाद देवरिया का पूरा मामला है। दरअसल मेरठ में एक के बाद एक जो ऐसी केसेस है वो सामने आ रहे, जिससे कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या पुरुष समाज खतरे में है। हालांकि मेरठ के बाद अब देवरिया में यह मामला है। देवरिया में जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के पति को पहले मारा और उसके बाद फिर सूटकेस में पैक कर उसे खेत में छोड़ दिया। देवरिया में उससे कहीं ना कहीं सनसनी फैल गई है और साथ ही साथ लोग ये सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी रिश्ते में ना होना, किसी रिश्ते में हो करके भी उसके साथ दगा करना, ये कहां तक इंसाफ है। तो बढ़ते हैं अब अन्य खबरों की ओर, जहां पोप फ्रांसिस के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है और इसी क्रम में तमिलनाडु सचिवालय में श्रद्धांजलि स्वरूप सोमवार को राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया गया। यह कदम पोप के प्रति सम्मान और वैश्विक आध्यात्मिक नेतृत्व के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में उठाया गया। राज्य सरकार की ओर से यह कहा गया कि पोप फ्रांसिस ने अपनी